वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो फाइनली आज हम टॉपिक पे आ गए हैं, मोल कैसे फाइंड करेंगे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मोल निकालना कैसे है। तो मोल निकालने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे मोल कैसे फाइंड करेंगे, मोल पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आज पूरे नहीं हुए तो नेक्स्ट टर्न पे फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे। तो बच्चे मोल जो है वो स्केलेटन है। स्केलेटन बोलो तो मतलब ढांचा बोलते हैं ना, अपनी रीढ़ की हड्डी है। तो अगर आपको मोल नहीं आया तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा। तो उसको आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो कि हाँ ठीक है, मुझे एक एक चीज़ आती है, एक एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है ना। अभी कोई बोल रहे एक मोल में इतने नंबर होते हैं, एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है ना, एक मोल मोलर मास के बराबर होता है। तो ठीक है, बातें तो सब सही है, लेकिन आया कहाँ से, है ना। डिटेलिंग आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिहाफ पे बहुत सारे चैप्टर्स आपके बन जाएंगे और ये हर जगह एंट्री और ले लेता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप है ना मोल कॉन्सेप्ट को एंटर करा के और न्यूमेरिकल कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बन जाएंगे अगर मोल कॉन्सेप्ट ने एंट्री ले ली। ये हर जगह एंट्री ले लेता है। मतलब ऐसा मान लो ये नमक की तरह है ना, तब ये मिलाएंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो ये हर चैप्टर में मिक्स हो जाएगा आराम से, है ना। आइसक्रीम में भी चलता है, आइसक्रीम में भी नमक डलता है। तो ये ऐसे मत सोचो कि हाँ स्वीट्स में तो मोल नहीं होता ना, नहीं, ये उसमें भी एंट्री ले लेगा। ठीक है, तो चलो मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोल फाइंड कैसे करने। तो पहले तो मोल होता क्या है। हमने तो आज तक भाई परमाणु भार, अणु भार यहीं तक ही डिस्कस किया था। परमाणु भार क्या है, AMU क्या है, एक्चुअल मास क्या है, वास्तविक भार जिसे आप बोलते हैं वो क्या है। तो अब ये मोल, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई एक मोल एक नंबर है एक तरह से, है ना। भाई केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है ना, जो दिखती ही नहीं है, उनकी काउंटिंग, उनका मास। इसलिए जिसे मैं कह दूँ एक डजन क्या होता है, एक दर्जन बोलते ना, एक डजन एप्पल, एक डजन बनाना, है ना, एक डजन मोबाइल। तो तुम कहोगे डजन मतलब 12 बोलो तो एक डजन, डजन बोलो तो 12, है ना। तो डजन सिर्फ एक क्वांटिटी को बताने का तरीका है। 12 मत बोलो, डजन डजन बोल दो, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, तो ईजी हो जाता है ना। अब 120 मोबाइल तो मैं 10 डजन, है ना। या मैं कह दूँ कि भाई 20 डजन या 100 डजन, तो 1200 चीज़ें, तो उसको थोड़ा ईजी हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, आपके 100 डजन हो गए, है ना। 1 डजन में 12 है तो 100 डजन में 1200 हो गए। इस तरह से सिमिलरली मोल क्या है, तो मोल एक संख्या है ना। मोल एक संख्या है जो आपको बताती है कि भाई एक मोल बोल दो मतलब इतने नंबर्स होंगे। अब कितने नंबर्स होंगे, तो मैं कहूँगी एक मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज़ है। एंटिटीज़ मतलब कुछ भी, कण है तो कण बोल दो, परमाणु है तो परमाणु बोल दो, अणु है तो अणु बोल दो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बोल दो, चावल के दाने हैं, है ना, जितना छोटा टाइनी पार्टिकल है तो बहुत सारे गिनने तो बैठेंगे नहीं, है ना। तो हम बोल देते हैं हाँ बेटी इतने वेट में एक मोल, और एक मोल मतलब इतने नंबर। अब आपको गिनने की जरूरत नहीं है, हम एक वेट फिक्स कर लेते हैं, इतना वजन है, 1 किलो वजन है, और 1 किलो वजन में इतने पार्टिकल्स होंगे। अब आप गिनो मत बैठ के, फिक्स है वो। सिमिलरली एक मोल का फिक्स मास होता है ना। एक मोल मतलब परमाणु भार के बराबर भार होता है ग्राम्स में, या अणु है तो अणु भार के बराबर भार होता है ग्राम्स में, या कोई सूत्र है जैसे NaCl, आयनिक कंपाउंड को सूत्र भार बोलते हैं। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो कोई फॉर्मूला है, तो उसके बराबर भार जो है ग्राम्स में, वो 1 मोल के बराबर है। और उस 1 मोल के अंदर नंबर कितने हैं, तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको लगेगा ये कहाँ से लिया है, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो बच्चे मोल का डेफिनेशन क्या है। अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि भाई मोल की परिभाषा क्या है, तो देखो मोल का डेफिनेशन है कि भाई किसी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें उतने ही कण हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। आपको पता है एटॉमिक मास भी हमने कार्बन 12 दिया था, तो कहेंगे ठीक है कार्बन 12 के 12 ग्राम। अगर ऑक्सीजन होता 16 तो 16 ग्राम, अगर O2 होता तो 16 इंटू 2 32, तो 32 ग्राम। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स है उतने एटम्स आपके पास है, मतलब 1 मोल है। तो हम कहेंगे ठीक है, आपने कार्बन 12 का जो AMU वाला मास था, एटॉमिक मास यूनिट वाला मास था, एक परमाणु का जो भार था, उसको आपने ग्राम्स में ले लिया 12 ग्राम, और उसमें आपने परमाणु गिन ली, है ना। अगर उतने परमाणु मेरे पास है तो 1 मोल है। अब हम कहेंगे आप लाए कहाँ से, एवोगैड्रो नंबर अगर आप इसे कह रहे हो तो आप लाए कहाँ से। तो अब ये क्या कह रहा है कि देखो किसी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें 6.022137 इंटू 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स है।
अगर आपके पास चावल है और उसके इतने कण हैं चावल के अंदर, मतलब आपके पास 1 मोल है। तो अगर कणों की संख्या आपके पास इतनी है तो आप 1 मोल कह दो। तो बच्चे ये जो है कॉन्सेप्ट ये दिया था एवोगैड्रो ने, यहाँ मैं लिख रही हूँ Na क्या है, तो Na है एवोगैड्रो संख्या, एवोगाद्रो बोलते हैं हिंदी में, एवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, और इसका जो वैल्यू है दैट इज 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23, है ना। इतनी एंटिटीज बच्चे अगर आपके पास है, इसका मतलब आपके पास मोल है, 1 मोल है। हमने फिक्स कर लिया कि भाई 1 मोल जो है ये इसके बराबर है। 1 मोल में अगर आप कण गिनने जाओगे तो इतने होंगे। अब 1 मोल हमें कैसे पता चलेगा 1 मोल, तो अगर परमाणु भार जो भी है, जो इसको आपने कल तक AMU लिखा था, उसको आप ग्राम्स में ले लो तो वो 1 मोल हो जाएगा। मतलब कार्बन 12 था, एक कार्बन का परमाणु भार कितना है, एक एटम का, तो तुम कहोगे 12 AMU। तो 12 AMU एक एटम का मास हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी को ग्राम लिख दूँ 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन में जब मैं काउंट करने बैठूंगी तो इतने एटम आएंगे, यानी वो 1 मोल हो गया। 1 मोल में परमाणुओं की संख्या इतनी। अब आपको कहोगे कैसे आएंगे, आपने थोड़ा, आपको तो एटम दिखता ही नहीं, तो जो चीज़ दिखती नहीं उसको आपने काउंट कर लिया, और काउंट कर लिया इतना बड़ा नंबर और आपने दे दिया। तो हम कहें हाँ ये तो बात नहीं होनी चाहिए थी, लाए कहाँ से, ठीक है। तो बच्चे ये एवोगैड्रो नंबर है, ये हम कहाँ से लाए हैं, तो ये हम लाए हैं, देखो आपको याद है मैंने आपको बताया था कार्बन 12 मास स्पेक्ट्रोमीटर बताया था मैंने आपको, है ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर था कार्बन का द्रव्यमान निकालने का तरीका, है ना। इंस्ट्रूमेंट था हमारे पास, मशीन थी। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के एक परमाणु का भार हमने ज्ञात कर लिया था, याद करो, है ना। एक परमाणु का भार याद है तुम्हें कितना था, तुम कहिए 1.9924 इंटू 10 टू दी पावर कितना था, माइनस का 24 ग्राम्स था, है ना। 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम्स, ये हमने कार्बन के मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने ये मास निकाला था। अब देखो ये तो एक परमाणु का भार है ना, मैं कह रही हूँ 12 ग्राम कार्बन, तुम कह रहे हो कि एक परमाणु का भार इतना है, एक कार्बन जो मुझे दिख ही नहीं रहा उसका परमाणु है ना, एक कार्बन का जो भार है वो इतने ग्राम है, जो भी आपका वेट है ना, इसको मान लो मैंने W ग्राम कह दिया, इतना है। तो मैं कह रही हूँ मेरे पास तो है ना 12 ग्राम है ना। अब आप मुझे 12 ग्राम का आंसर दे दो, ठीक है। ये 23 है बेटा, 24 नहीं है, 23 है। 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मेरे पास तो टोटल वजन जो है वो 12 ग्राम है। अब इसमें कितने एटम होंगे, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई एक एप्पल ले लो, है ना, एक एप्पल ले लो, इसका वेट जो है वो 100 ग्राम है और टोटल वजन मेरे पास 1000 ग्राम है, तो कितने एप्पल होंगे, तो तुम कहोगे 1000 ग्राम में 100 ग्राम का भाग लगा दो। कुल वजन आपके पास जो पूरा बॉक्स है उसमें वजन कितना आ रहा है, तो आप कह रहे हो 1000 ग्राम आ रहा है, और मैं कह रही हूँ एक एप्पल का वजन जो है वो 100 ग्राम है, तो तुम कहोगे 1000/100 कर दूँ, तो इस बॉक्स के अंदर 10 एप्पल होने चाहिए थे, है ना। तो पूरा जो मास है अगर मैंने वो 12 ग्राम लिया है, क्योंकि कार्बन 12 था तो मैंने इसको ग्राम में प्रदर्शित कर दिया, तो मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन, तो तुम कहोगे ठीक है आपके पास वजन 12 ग्राम है ना, और 12 ग्राम काफ़ी मेजरेबल वजन है, और मुझे एक एटम का मास पता है ना, एक एटम का मास इतना है, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या बता दो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। हम फाइंड करके बता देते भाई 12 ग्राम कार्बन में परमाणु कितने आएंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास जो वजन है वो तो है 12, ठीक है, और ए एटम का मास कितना है, तो वो है 1.9924 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23, ठीक है। अब 12/2 होता तो 6 ही हो जाता, 6 से थोड़ा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 6.02, चेक कर लो, इंटू 10 टू दी पावर 23, इतने एटम्स होने चाहिए थे। तो भाई कार्बन परमाणु है ना, तो परमाणु है ना, आपने एप्पल बोला तो आंसर एप्पल में आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड जो भी हो आपके पास, है ना, वो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ हम एंटिटीज लिखते हैं,
संख्या है। अब वो एप्पल है तो एप्पल मान लो, कण है तो कण मान लो, चावल के दाने हैं तो वो मान लो, जो आपकी मर्जी है वो मान लो, ठीक है, जो गिवन है वो मान लो, ठीक है। तो समझ में आया कि ये आया कहाँ से, है ना। तो हम कहेंगे हाँ, सारा जो गेम है, सारा जो हमारे पास ज्ञान आ रहा है वो यहीं से तो आ रहा है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। किसी ने बस, एक बंदे ने मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एक एटम का मास निकाल दिया, है ना। इसको हमने AMU में कन्वर्ट कर दिया था, याद करो, कार्बन 12 के 1/12वां भाग। तो जब मैंने इसका 1/12वां भाग निकाला था तो तुम्हारे पास 1.66 × 10⁻⁻23 आ गया था। तो हम कहेंगे आया तो था वो, है ना। तो बस वही तो चीज़ है। तो हम कहेंगे भाई कार्बन 12 के एक एटम का मास आपको पता है, तो आप टोटल 12 ग्राम में कितने एटम्स है वो आप हमें बता सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अब क्या ये बात वापस साबित नहीं हो रही? देखो, है ना, कि आपको मैंने कह दिया कि किसी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें उतने ही पार्टिकल है, उतने ही कण हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में है ना। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं? तो बच्चे मैंने वही तो निकाला था, है ना। कार्बन वजन कितना है? तो 12 ग्राम। एक एटम का भार कितना है? तो मैंने कहा इतना है ना। तो टोटल कितना आया? तो हम टोटल बता ही रहे, है ना, कि इतने एटम्स हमारे आ जाएंगे। बोलो। और इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट में भी कन्वर्ट किया था, याद आया तुम्हें? इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट में भी क्या किया था? कन्वर्ट करके देखा था, याद है? तो इसको क्या करना था? इसका 12वां भाग ही तो निकाला था हमने, तो हमारा आंसर बन गया था 1.66 या 1.67 लिख दो, × 10⁻⁻24 था ग्राम्स, एक AMU, ठीक है। तो ओके, हम कहेंगे भाई हमारे तो फिलहाल ये नंबर था, और ये नंबर जो है वो एवोगैड्रो कह रहा है भाई इसको आप ले लो Na, है ना। इस नंबर को आप मान लो Na, एवोगैड्रो नंबर। तो कुल मिला के मेरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई एक मोल मतलब इतनी संख्या है, या कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स है? तो मैं कह रही हूँ इतने हैं। तो फिर ठीक है, आपके पास अगर इतने एटम्स है मतलब एक मोल है, ठीक है। अब इतना आपको बताना नहीं है किसी को भी ये कहाँ से आया क्या है, ये तो अपने नॉलेज के लिए कि भाई किसी ने कह दिया कि हाँ डजन में 12, चलो स्टैंडर्ड हमने मान लिया, तो ये कहाँ से माना? तो इसको मानने की वजह थी कि हमने इसको प्रूफ किया है ना। टोटल वेट 12 ग्राम। और ही अब मुझे बताओ 12 ग्राम, तो ग्राम परमाणु भार, एक परमाणु का भार जो आपने 12 AMU लिया था, अगर मैं उसको ग्राम में दर्शा दूं तो आप एक मोल कह रहे हो, और इतने एटम्स आ रहे हैं, तो बात तो ठीक है। तो जहाँ पे भी लिखा हो ग्राम परमाणु भार मतलब एक मोल, तो फिर ग्राम अणु भार फिर एक मोल, ग्राम सूत्र भार तो भी एक मोल, ठीक है। तो एक मोल किस किस के बराबर है ना। क्या तुम्हें मैं एक फॉर्मूला सिखा देती हूँ, फिर उससे आगे चलते हैं, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लो मोल के क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करोगे मोल्स के क्वेश्चन? तो देखो मोल फाइंड कैसे करना है, इन फॉर्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। एग्जाम में आएगा मोल निकालो, तो आप ध्यान रखना कि मोल मतलब गिवन मास, जो भी दिया गया भार है आपके पास, गिवन मास किसमें? ग्राम्स में, क्योंकि सारा हमारा गेम ग्राम्स में चल रहा था। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मैंने कार्बन का मास ग्राम में बताया आपको, तो दिया गया भार आपका ग्राम्स में, बटे अगर परमाणु है तो परमाणु भार, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 12 ग्राम कार्बन तो भार 12, परमाणु भार भी कितना? 12, आंसर कितना हो गया? एक मोल। आई बात समझ में? फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं अणु है, तो बच्चे जो भी मास हो वो ग्राम्स में, दिया गया भार ग्राम्स में, अपॉन अगर अणु है तो अणु भार से, तो मास अपॉन मोलर मास, भार बटे अणु भार, एक मोल हो जाएगा। सेम हो जाएंगे तो एक मोल हो जाएगा, नहीं तो तुम फाइंड कर लो। सिमिलरली अगर कोई आयनिक कंपाउंड हो, जैसे बच्चे अगर मैं कहूँ NaCl है, K2SO4 है, KBr है, तो वो कोई परमाणु नहीं है, और NaCl कोई अणु नहीं है, क्योंकि अकेला NaCl होता ही नहीं। एक वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, अकेले का अस्तित्व है, लेकिन NaCl अकेला नहीं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड, एक पूरा यूनिट है कि भाई Na के चारों तरफ Cl है और Cl के चारों तरफ Na है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समझते हो ना, मतलब फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट्स क्या है भाई, इस पूरी बिल्डिंग में 50 फ्लैट है, 100 फ्लैट है, तो एक फ्लैट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। आप बोलते हो कि हाँ ये एक फ्लैट है और बाकी पूरी बिल्डिंग ऐसी है। सिमिलरली एक NaCl है, एक सोडियम पे एक क्लोरीन अवेलेबल है, लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा ना, एक पूरा बिल्डिंग है, पूरा ब्लॉक है, पूरी मतलब समझे 100-200 फ्लैट्स है उसके अंदर। सिमिलरली एक Na के चारों तरफ बहुत सारे Cl है और एक Cl के चारों तरफ बहुत सारे Na है।
अब बहुत सारे नहीं होते, 6 होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह आगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल तो हम कहेंगे ठीक है, मतलब वो अणु तो नहीं है, अणु तो एक सिंगल, एक घर होता है ना, घर का अस्तित्व होता है। वैसे फ्लैट तो पूरी बिल्डिंग के अंदर आपके पास एक स्पेस है। सिमिलरली NaCl एक सूत्र है और उसमें Na और क्लोरीन का अनुपात जो है वो 1:1 है। तो उसको हम परमाणु नहीं बोलेंगे, अणु नहीं बोलेंगे, उसको हम सूत्र भार बोलेंगे। तो मोल निकालना है तो आप कहेंगे भार, वो होना चाहिए ग्राम्स में, अपॉन ये एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले का भार होता है सूत्र भार, फॉर्मूला मास। ठीक है, मोल के 3 फॉर्मूले बन गए। और कुछ जानकारी मोल में, तो मैं कहूँगी देखो मोल के लिए ये 3 फॉर्मूले के अलावा भी आप ध्यान रखो। अब देखो तुम्हें ये पता है कि एक मोल में कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे आप तो हमें पता है कि भाई एक मोल में 6.02 × 10⁻23 इतनी संख्या है, ठीक है ना। तो अब मुझे बहुत सारी संख्याएं दी हुई, वो मोल निकालो। तो मैं कहूँगी हाँ, मुझे अगर पता है कि 1 डजन मतलब 12 है, 1 डजन यानी 12 चीज़ें होंगी, तो 24 चीज़ें हैं तो डजन कितने हुए, तो मैं कहूँगी 12 में 1 डजन होता है, 24 है तो 2 डजन होंगी, 36 है तो 3 डजन होंगी, है ना, 48 है तो 4 डजन होंगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दी गई संख्याओं को 12 से भाग लगा रहे हैं। 24 मतलब 24/12 2 आ गया, 36 तो 36/12 3 आ गया, 48/12 4 आ गया। तो मैंने क्या किया, दी गई संख्याओं को 12 से भाग लगा दिया, डजन आ गया। सिमिलरली अगर मेरे पास संख्याएं दी हुई हों, गिवन नंबर्स, है ना, दी गई संख्याएं, एंटिटीज, जो भी संख्याएं आपको दी गई है, उनमें अगर आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया 6.02 × 10⁻23, तो मोल्स आ जाएंगे। क्या हमारे पास है ना 6.02 × 10⁻25 अणु है, कितने मोल है, तो मैं कहूँगी 6.02 × 10⁻25 अपॉन 6.02 × 10⁻23, तो 10⁻25/10⁻23 इधर वाला तो कट गया, तो मैं कहूँगी 100 मोल है, बात खत्म, है ना। तो बस जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है। और कुछ तो बच्चे अभी आप पढ़ेंगे NTP या STP पे, एक मोल गैस का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम तुम्हारा आएगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो अब मुझे अगर कोई गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूंगी कि 22.4 पे 1 होता है, अब 44.8 है तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर आगे से आगे चलता रहेगा, कोई 112 है या जो भी आपके पास है उसके आंसर बताओ। तो मैं कहूँगी गिवन वॉल्यूम दिया गया आयतन, दिया गया आयतन अपॉन, दिया गया आयतन लीटर में, है ना, अपॉन, तो अगर अपॉन मैंने 22.4 कर दिया तो भाई 1 मोल आ जाएगा, बात खत्म। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, समझ में तो आ ही रहा है। अब आपको लगेगा कि नहीं 6.02 × 10⁻23 कहाँ से लाए, ये तो मुझे पता चल गया कि आप यहाँ से लेके आए हो, लेकिन ये 22.4 कहाँ से उठा लाए, 22.4 कहाँ से आ गया, ये तो चलो आपने समझा दिया। अब एक बार मैंने समझ लिया कि हाँ ये नंबर तो आ जाएगा, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, लेकिन ये कहाँ से है, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कि हम कहाँ से लेके आए, ठीक है। फिलहाल देखो ये 5 फॉर्मूले से पूरा मोल कॉन्सेप्ट बनाना है, ये 5 ही फॉर्मूले हम सिखाते हैं ऑफलाइन में भी बच्चों को, और पूरा मोल कॉन्सेप्ट इसी से ही बनाना है, और इनको भी सिखाने की जरूरत नहीं, है ना। मैं आपने मोल की बात बताई थी, ग्राम एटॉमिक मास मोल है, ग्राम मोलर मास मोल है ना, ग्राम परमाणु भार 1 मोल है, ग्राम अणु भार 1 मोल है, ग्राम सूत्र भार 1 मोल है, इतनी संख्याएं 1 मोल है, इतना आयतन 1 मोल है, बस। अब क्वेश्चन करो, है ना। तो ये पूरा सार है, इससे क्वेश्चन बनाने, अब कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी आपको कैसे बनाने, बट बन जाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से आया ये भी सिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अगर मुझे 1 मोल का कॉन्सेप्ट पता चल जाए, है ना, कि भाई अगर मुझे 1 मोल का कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। फॉर्मूले तो हमने पहले ही लिख लिए थे, है ना। अब देखो 1 मोल, भाई 1 मोल किसके बराबर होता है, तो बच्चे अगर परमाणु भार को ग्राम्स में ले लो, कहीं पे लिखा हो ग्राम परमाणु भार, इसका मतलब वो 1 मोल ही है, जिसको आज तक हम AMU बोल रहे थे, एक एक अणु का, एक एक परमाणु का, अब उसको आप ग्राम में ले लो तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अणु होता तो हम नहीं, वो भी एक ही बात है, ग्राम अणु भार,
है ना। मतलब अगर कोई कहते 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो मैं कहूँगी ऑक्सीजन का अणुभार तो 32 था, और 32 ग्राम ले लिया मतलब ये 1 मोल ले लिया, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे, अणु होंगे, सॉरी O2 है ना, अणु है तो अणु होंगे, इतनी एंटिटीज होगी, है ना। और कैसे, तो हमारे पास प्रूफ है इसी मास स्पेक्ट्रोमीटर। आप क्या करो, एक ऑक्सीजन का भार मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल दो, 32 ग्राम में उस एक ऑक्सीजन एटम का भाग लगाओगे तो तुम्हारे पास आंसर जो है वही आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो हम कहेंगे ले देखिए गेम हमारा सेट है कि अणुभार हो ग्रामों में, परमाणु भार हो ग्रामों में, सूत्र भार हो ग्राम्स में, ग्राम सूत्र भार, इसका मतलब वो भी 1 मोल है। ठीक है, अब 1 मोल में संख्याएं कितनी है, तो हम कहेंगे बस 1 मोल का मतलब ही है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो बार बार मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं एन लिखूंगी, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर, मतलब इतनी संख्याएं होनी चाहिए। और कुछ तो भाई 1 मोल का एसटीपी पर जो वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिया गया आयतन जो है वो 22.4 लीटर होगा। और अभी इसको हम साबित करने वाले हैं कैसे होगा। तो बस ये मोल का ग्राफ है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं नहीं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यूडियोमेट्री का आ जाए, एनसीईआरटी का आ जाए, नीट का आ जाए, जेई का आ जाए, इसी से बनाते हैं सारे क्वेश्चन। अब तो लगा है इतने सारे क्वेश्चन इससे कैसे बनाऊंगी, मोल पे तो 500 क्वेश्चन होगी, बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, गारंटेडली बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, एक बार तो समझ में आ ही रहा है कि हाँ क्या है, आ रहा है समझ में, आगे बढ़ जाऊँ, है ना। तो चलो कुछ चीज़ें और सिखा देती हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस इजीली बने। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध। तो देखिए हमारा टाइम बच जाएगा अगर मैं पहले लिख लेती हूँ तो, है ना। अभी आपके पास अगर नोट्स नहीं आ रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं हट जाती हूँ इधर या उधर हो जाती हूँ। आप फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स से। तो जहाँ भी मुझे लगता है ना बुक में ये चीज़ नहीं, बच्चों को थोड़ी सी खटकेगी, थोड़ा मुश्किल है, ये लैंग्वेज याद नहीं होगा, तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ, है ना, और मैं खुद ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो आपको इसको याद करना इजी होता है। आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, आप प्रॉपर इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर भी डिस्टर्ब नहीं होगा कि हाँ ट्यूशन जा रहा है, यहाँ है वहाँ है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। और देखो थियरी, नीट वाले बच्चे मैं फिर कहती हूँ थियरी में फंसते हैं। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपका सिलेक्शन वहीं अटकता है। आप सब कुछ कर लेते हो लेकिन स्टेटमेंट वाले में आपको लगता है हाँ बात तो सही कह रहा है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर इसकी वजह है क्या, उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, वहाँ आप अटक जाते हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक एक क्वेश्चन नीट में मैटर करता है ना। तो थोड़ा दिन से पढ़ेंगे तो आप आराम से सिलेक्ट होंगे, डॉक्टर बनेंगे, IITian बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ आपने स्किप मारना शुरू किया वहाँ गड़बड़ होनी है, क्योंकि वो स्किप तो आपका एग्जाम में भी वो स्किप हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ना, अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध। तो भाई एक सीधा सीधा रिलेशन, मान लो आपको ये सब नहीं पढ़ना तो सीधा रिलेशन तो ये है मोलर मास, अणुभार बराबर, तो बच्चे अणुभार इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, है ना। मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। साबित मुझे ये करना है। तो पहले तो वाष्प घनत्व क्या है, तो वाष्प घनत्व रेशियो है, अनुपात है कोई भी गैस की डेंसिटी, है ना, कोई भी गैस आप जो भी लेना चाहते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी, है ना, अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी क्यों, तो भाई हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो हल्की है ना। हाइड्रोजन का मास क्या है, मिनिमम है ना। और वॉल्यूम, तो हम कहेंगे मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, उसी को तो हम डेंसिटी कह रहे हैं। और हमारे पास ज्ञात है हाइड्रोजन गैस का घनत्व इतना है, तो ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने ले लिया। वाष्प घनत्व क्या है, तो कोई भी गैस का घनत्व अपॉन हाइड्रोजन गैस का घनत्व, उसे हमने कह दिया वाष्प घनत्व। अब तुम कहोगे घनत्व क्या, डेंसिटी क्या, तो बच्चे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे तो मास को ग्राम्स में ले लेना। ठीक है, तो मेरे पास फिक्स है कि भाई हाइड्रोजन के 1 लीटर का वेट इतना होता है, 1000 ml का वेट इतना होता है, वो मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो वाष्प घनत्व पहले समझ में आ गया, किसी भी गैस का घनत्व अपॉन
सेम कंडीशन में, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, है ना, इसलिए हम एसटीपी लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का घनत्व, ठीक है, उन दोनों का रेशियो जो है दैट इज वेपर डेंसिटी। चलो मान लिया। अब फॉर्मूला क्या बना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, कोई भी गैस का घनत्व अपॉन हाइड्रोजन गैस का घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इतने आयतन पे इतना भार है, इतने आयतन पे इतना भार है, तो गैस के निश्चित आयतन का भार अपॉन सेम कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के भी निश्चित आयतन का भार। अब निश्चित आयतन कितना, तो मान लो मैंने ले लिया V लीटर, ठीक है, तो V लीटर का भार और V लीटर का भार। अब यहाँ वापस आता है कौन, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो याद है तुम्हें, ये एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट है। वैसे एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों का अगर आयतन समान है तो अणुओं की संख्या समान होगी। याद करो, सेम टेम्परेचर प्रेशर रखना, इधर 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 3, मैंने तुम्हें कहा था 3 सिलेंडर ले लो, अलग अलग गैस भर दो, तुम्हारी मर्जी वो गैस भर दो, है ना, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों का सेम होना चाहिए, और अगर इनका आयतन भी सेम है तो अणुओं की संख्या समान होगी। तो तुम कह रहे हो भाई निश्चित आयतन मान लो V लीटर, ठीक है, तो V लीटर में अणुओं की संख्या कितनी होगी, फिक्स होगी। तो मैंने कहा हाँ, इधर भी n अणु है और इधर भी n अणु है। अब n अणु के ले लो, एक अणु ले लो, हाइड्रोजन गैस के एक अणु का भार, तो अणुभार हो गया ना, तो हम कहेंगे हाँ, हाइड्रोजन गैस के एक अणु का भार तो क्या हो गया, अणुभार हो गया। और हाइड्रोजन का अणुभार याद करो, तो हाइड्रोजन का अणुभार 2, एक H2 है तो 2 AMU, और क्या बोलते हैं ग्राम में लेना है, 1 मोल का लेना है तो 2 ग्राम। तो हम कहेंगे ठीक है, n की वैल्यू 1 कर देते हैं पहले तो चलो, तो गैस के एक अणु का भार अपॉन हाइड्रोजन के एक अणु का भार। फिर हम कहेंगे कि भाई ठीक है, वाष्प घनत्व इक्वल्स टू, तो बच्चे वाष्प घनत्व इक्वल्स टू गैस के एक अणु का भार, तो अणुभार होता है, कोई भी गैस के एक अणु का भार क्या होता है, मोलर मास, है ना, अणुभार। तो हम कहेंगे गैस के एक अणु का भार मतलब गैस का अणुभार, और हाइड्रोजन के एक अणु का भार मतलब हाइड्रोजन का अणुभार, और वो मुझे पता है 2 H2, ठीक है। तो फिर ये रिलेशन आ गया ना मेरे पास, अणुभार इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी हाँ रिलेशन तो यही बन रहा है, अणुभार इक्वल्स टू क्या, तो 2 इंटू वाष्प घनत्व। अब आपके स्कूल्स में कोई ये नहीं बोलने वाला है कि इसको प्रूफ करो, है ना, ये कोई नहीं बोलने वाला है कि आप इसको प्रूफ करो, प्रूफ नहीं करना है। लेकिन अब सीधा फॉर्मूला बताऊंगी तो क्या, कहाँ से आया, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ठीक है, अणुभार इक्वल्स टू 2 इंटू वाष्प घनत्व होता है। कहाँ से होता है तो बता दो। अभी क्या होता है कि अगर आप अच्छी बुक्स करते हो ना, अगर आप जेईई स्टैंडर्ड की बुक्स करोगे तो वहाँ पे ना वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन। अब वेपर डेंसिटी अगर आपको परिभाषा ही नहीं पता है तो आप फंस गए, है ना। अगर आपको कोई डेंसिटी परिभाषा नहीं पता है कि भाई हाँ गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की वो दे रखा है कहीं एक साइड में लिख दे भाई हाइड्रोजन की डेंसिटी इतनी होती है ना, 0.4 × 0.9 या 0.4 × 0.89 ले लो ग्राम प्रति ml। तो उस टाइम हमें वेपर डेंसिटी निकालनी होती है और हम फंस जाते हैं, यार ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। तो अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है कि भाई वाष्प घनत्व होता क्या है, कोई भी गैस का घनत्व विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, परमाणु भार होता क्या है, तो कहेंगे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार डिवाइडेड बाय 12वां भाग, तो उसको हमने एक एटॉमिक मास यूनिट माना और वो 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स के बराबर था। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आ गया, है ना। तो हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या है, 12 ग्राम कार्बन मैंने मेरी मर्जी से ले लिया, मेरे को लगा 12 AMU है तो मैं 12 ग्राम तोल लेती हूँ, 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन मैंने लिया और एक परमाणु का भार मुझे पता था, तो संख्या आ गई एनी, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हमें एवोगैड्रो नंबर मिला, यहाँ से हमें ये मिला, ठीक है। अब आपकी सुई अटकी थी, आपने कहा था 1 मोल 22.4 लीटर, 1 मोल 22.4 लीटर, ये कहाँ से पैदा हो गया, ये तो हमने कभी मतलब सुना है, हाँ 1 मोल 22.4 लीटर, तो पर आया कहाँ से ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये भी नहीं पता था, अब ये भी पता चल गया कि अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। अब हम क्या नहीं, 1 मोल 22.4 लीटर, 1 मोल 22.4 लीटर कहाँ से आया, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई ये तो पक्का है कि चलो 1 मोल 22.4 लीटर, उसका मैं टेंशन तो नहीं लूँ, तो ठीक है 1 मोल 22.4 लीटर होता है। अब देखो अणुभार इक्वल्स टू, तो हमने अभी तो सीखा अणुभार जो होता है वो होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। अब वाष्प घनत्व क्या होता है, तो मैं कहूँगी गैस के पर्टिकुलर आयतन का भार, V लीटर का भार या 1 लीटर लो, चलो 1 लीटर का भार अपन हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार। अब यहाँ आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो भाई हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार जो है वो हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार जो है वो मुझे पता है, 1 लीटर हाइड्रोजन लिक्विफाई तो करनी थी और उसका जो वजन आया वही तो लेना था,
बात तो सही है, 1 लीटर हाइड्रोजन ले लो और उसका जो वजन आए वो बता दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को कंटिन्यू किया, है ना। मेरे पास क्या है, अणु भार इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है, मैंने कहा चलो फॉर्मूला कंटिन्यू कर लेती हूँ। अणु भार इक्वल्स टू तो 2 इंटू गैस के 1 लीटर का भार, जो भी आपके पास गैस है ना, जिसके आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके 1 लीटर का भार अपॉन हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार। तो बच्चे हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार जो है वो होता है 0.0000 टाइम्स 089 ग्राम्स, है ना। ये 1000 ml का है, मुझे 1 लीटर का चाहिए ना, 1 लीटर का मेरे पास है 0.089 ग्राम्स, ये है, ठीक है। 0.409 ग्राम पर ml है, हाँ, 0.00089 ग्राम 1 ml का है। तो 1 लीटर का कितना है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने शुरू के 3 जीरो तो उड़ा दिए। ठीक है, अब तुम कहना चाहते हो कि अच्छा भाई ये है तो अणु भार इक्वल्स टू, तो मैं कह रही हूँ अणु भार इक्वल्स टू भाग लगा दो 2/089 करके देख लो एक बार, मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो 2/089 चेक करो क्या 22.4 लीटर आता है। तो मैं तो क्या ही चेक करूँ, 2/089 तुम चेक कर लो, 22.4 लीटर आ रहा है क्या बच्चे? बोलो, आ ही जाएगा। तुम बोलोगे मैडम कह रही है तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ाना चाह रही थी तुम्हें, हाँ एक सेकेंड है ना, ठीक है, 2/089 ये मेरे पास आ गया 22.4 लीटर। मैं डेटा चेक करी थी ना, ऐसे ही तो है। ठीक है, तो 22.4 इंटू गैस के 1 लीटर का भार, सही, 22.4 से भाग लगा दिया। अब मुझे बताओ 22.4 इंटू गैस का 1 लीटर, मतलब 22.4 लीटर हो गया, है ना। 22.4 इंटू गैस का 1 लीटर, तो 1 लीटर को 22.4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 22.4 लीटर हो गया ना। ठीक है, तो मैं कहूँगी अणु भार बराबर 22.4 लीटर गैस का भार। ठीक है, तो किसी भी गैस का जो अणु भार है वो उसके 22.4 लीटर भार के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने यही तो कहा था कि अगर मैं अणु भार को ग्राम में ले लूँ, है ना, तो ग्राम अणु भार यानी 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 22.4 लीटर के। अगर मैं वजन कितना ले लूँ, अणु भार के बराबर ले लूँ, जैसे O2 है तो 32 ग्राम ले लूँ, CO2 है तो 44 ग्राम ले लूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 44 ग्राम गैस ले लूँ तो वजन वो किसका भार है, वो 22.4 लीटर के भार के बराबर है। तो बच्चे यहाँ 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर हो गया ना। अगर मैं अणु भार को ग्राम्स में प्रदर्शित कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ग्राम अणु भार हो जाएगा, यानी मेरे पास वेट आ जाएगा। और वो क्या होगा ग्राम अणु भार, तो मैं कहूँगी 1 मोल होगा, और वो किसके बराबर होगा, तो 22.4 लीटर के बराबर होगा, 22.4 लीटर भार के बराबर होगा। तो 22.4 वॉल्यूम हो गया और वजन कितना हो गया, ग्राम अणु भार। तो 1 मोल बोलो, ग्राम अणु भार बोलो, 22.4 लीटर बोलो, सब एक ही तो बात है। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि आप इस, कहाँ गया हमारा पौधा बनाया था ये, है ना, इस पौधे को याद कर लो, है ना, कि बस ये 1 मोल ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार, ग्राम सूत्र भार, इतनी संख्या है और इतना वॉल्यूम, बस खत्म हो जाएगी बात। ये याद तो सब बन जाएगा। अब मैंने आपको सिखा दिया ये कहाँ से आया और 22.4 लीटर कहाँ से आया, है ना। और 1 मोल का कॉन्सेप्ट वो लाया ही 12 ग्राम से था कि मैं 12 ग्राम लिया था, अब आप चेक कर लो। तो 12 ग्राम कार्बन जब वो लाया तो इतनी मॉलिक्यूल्स आए, इतने एटम्स आए, कार्बन की बात थी ना, तो इतने एटम्स आ गए। ओके, यहाँ तक का सारा हिसाब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई ये सारी बातें तो क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे बनाए, कुछ क्वेश्चन अभी बना लेते हैं, कुछ बाद में देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है 56 ग्राम नाइट्रोजन का STP पर आयतन तथा मोल ज्ञात करो। नाइट्रोजन 56 ग्राम है, ठीक है।
तो पहले हम मोल से फाइंड करना शुरू करते हैं कि भाई चलो मोल निकालें। तो बच्चे मोल इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी नाइट्रोजन है ना, तो भार बटे अणुभार, क्योंकि भार आपने दे रखा है 56 ग्राम, तो मैं कहूँगी मोल इक्वल्स टू भार बटा अणुभार। अब जब वो कह ही रहा है नाइट्रोजन, तो N2 मानूंगी, नहीं तो वो कहते थे ना परमाणु है ना 56 ग्राम से तोली है, तो N तो होगा नहीं N2 होगा ना, तो मैं अणुभार ले रही हूँ। ये मतलब आप नाइट्रोजन का तो 14 होता है, आपने 28 ले लिया, तो बच्चे N14 होता है ना, N2 कितना होगा, तो मैं कहूँगी 28। ठीक है, तो अभी मोल निकालो, तो मोल इक्वल्स टू जो वेट मुझे दिख रखा है, तो मैं कहूँगी 56 ग्राम है ना, और अणुभार तो 1 मोल का तो 28 ग्राम होता है, आपके पास कितना है तो बता दो। तो शायद डबल ही है ना, अगर 30 होता तो 60, 4 कम कर दो तो 56, तो मैं कहूँगी मोल तो 2 आ गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है आप मोल तो निकाल ली, अब आप आयतन निकाल दो। ये क्या बात हुई, मैं कह दूंगी भाई कलर चेंज कर लेते नहीं, एसटीपी पर 1 मोल का आयतन, एसटीपी पर 1 मोल का आयतन, तो बच्चे एसटीपी पे 1 मोल का आयतन तो फिक्स है, कितना होता है, तो हम कहेंगे 22.4 लीटर। तुम्हारे पास कितने मोल है, तो हम कहेंगे हमारे पास तो 2 मोल है, तो 2 मोल का आयतन, तो एसटीपी पर 2 मोल का आयतन, तो अब तुम 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम इतना, 2 मोल का कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है, क्या ही दिमाग लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते। एसटीपी पर ओजोन के 0.2 मोल का आयतन तथा द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, निकाल लेंगे, पहले तुम फाइंड करो फिर हम देखें, है ना। एसटीपी पर मोल दिया हुआ है, आयतन निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, फॉर्मूला लगा लो, है ना। ओजोन का अणुभार चाहिएगा तुम्हें, O3 का अणुभार चाहिएगा बेटा, तो मुझे एक चीज बताओ, ओजोन O3, O का कितना होता है 16 है ना, और 3 तो 48 है ना ग्राम पर मोल, 1 मोल चाहिए तो 48 ग्राम ले लिया होता। ठीक है, अब तुम्हारे पास 0.2 मोल है, दिमाग लगाओ, फॉर्मूला वापस लगाओ, मोल बराबर, और फिर आंसर देखो, है ना, चेक करो आंसर को आप और उसके बाद में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करो। चलो भाई फाइंड कर लिया आपने, एसटीपी पे ओजोन के 0.2 मोल का वॉल्यूम निकालना है, तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे पास मोल कितने, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मोल बराबर भार बटे अणुभार, तो मोल तो 0.2 है, भार को मैं ग्राम्स में ले लेती हूँ, है ना, और अणुभार, तो बेटा अणुभार 48 है, तो भार कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 48 इंटू 0.2, सॉल्व कर लो, है ना, कितना हो गया 16 और 9 और 9.6 ग्राम्स, इतना वजन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है 0.2 मोल का वॉल्यूम, तो बच्चे 1 मोल का वॉल्यूम अभी तक तो ये आपने फाइंड कर लिया होगा, 1 मोल का आयतन, तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 1 मोल का आयतन कितना होता है एसटीपी पे, तो हम कहेंगे 22.4 लीटर, है ना, एसटीपी पे चल रहा है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो आपके पास कितना है 0.2 मोल है, तो 0.2 मोल का आयतन, है ना, तो 0.2 मोल का आयतन, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो हम कहेंगे 22.4 इंटू 0.2, उड़ा दो भाई, तो 224 का डबल कितना हो गया 448 हो गया, तो 4.48 लीटर, बोलो सही है ना, 448 होगा ना, हाँ ठीक है, चलो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक है ना, शायद देखो एक पहला दूसरा कोई लेक्चर होगा मेंस से, उसमें
1 क्विंटल को मैंने 1000 किलो लिख दिया था। कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसको ठीक कर देना है ना। 1 क्विंटल 100 किलो, फिर वो अरे मैडम आपने 1000 किलो लिख दिया, मैं 1000 लिख के आ गया। तो जब सारे लेक्चर देख रहे हो तो छोटी मोटी गलती होती है, तो उसको ठीक है सबसे हो जाती है। तो 1 क्विंटल 100 किलो होता है, 100 किलो की बोरी लाते हैं ना, मतलब 1 क्विंटल बोलते हैं। 100 किलो आलू आए तो 1 क्विंटल आलू आए, ऐसे। तो अभी हमारा काम पड़ता नहीं है, इतना आलू कौन खाता है। तो 1 क्विंटल मुझे 1000 ध्यान रह गया, तो मैंने 1000 से कर लिया, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब लेक्चर शायद पहला दूसरा ही था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ। चलो, एसटीपी पर 1.12 लीटर ओजोन के मोल और द्रव्यमान बताओ। अब तुम्हारे को वॉल्यूम दिया हुआ है, अब मैंने तुम्हें ले देखिए 4 फार्मूले बताए, उससे तुम अपना काम करोगे। तो तुम कहोगे ठीक है इस बार कुछ नया ही फार्मूला लगा लेते हैं। तो चलो तो इसको ठीक कर लेते हैं, है ना। मोल का फार्मूला तो मैं कहूँगी, मोल था मेरे पास गिवन वॉल्यूम, इंग्लिश में लिख दूँ, गिवन वॉल्यूम दिया गया आयतन, और वो भी लीटर में, है ना। अपॉन क्या करना था, तो अपॉन मुझे 22.4 करना था। अब तुम्हारे पास जो गिवन वॉल्यूम है बच्चे, वो है 1.12, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4, तो पॉइंट उड़ाओ, तो 112 का डबल ही होता है शायद 224, तो मोल आ गया कितना 0.5, मोल तो आ गया 0.5। अभी द्रव्यमान निकालो, तो अब वापस ये फॉर्मूला लगाओ, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास आपका होना चाहिए ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास, अणुभार, ठीक है। अब मोल कितना है, मोल कितना है, तो भाई मोल हमारे पास आया 0.5, भार हमें निकालना है। और ओजोन है ना, ओजोन का अणुभार अभी तो निकाले थे बेटा, O3 है ना। O3 कितना निकाला था, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 3 48 ग्राम पर मोल। अगर 1 मोल लेते हो तो 48 ग्राम, तो अब आंसर आ जाएगा 48 × 0.5, मतलब 48 का आधा ही तो करना है 0.5। क्या भाई 0.5 मतलब आधा करना होता है, तो 48 का आधा कितना हो गया, 24 हो गया क्या। तो आप बोल दो 24 ग्राम्स, इसमें क्या सोचना है। देखो कुछ ही नहीं, बस जो मैंने 2-4 फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले लगाओ। फॉर्मूले भी कहीं लगाना, आपको बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप सब कर सकते हो, कहीं हारने की ज़रूरत नहीं है। बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, हो जाएंगे। 500 क्वेश्चन है ना, 500 के 500 हो जाएंगे, इतने तगड़े हो जाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो अपने, ठीक है। सारी कहानी क्लियर है कि हाँ डेटा कहाँ से आया, 22.4 कहाँ से आया, 6.02 कहाँ से आया, कार्बन 12 ही स्टैंडर्ड क्यों, ये सारी बातें पता होंगी तो अपने आप सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। और देखते हैं और क्या है हमारे खजाने में। हाँ बहुत क्वेश्चन है यार। चलो, कॉपर के 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास ज्ञात कीजिए। तो पहले मोल निकाल लो, है ना, फिर मास निकाल देगा। कॉपर मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने कहा था कॉपर का है ना 63.5 होता है, कहीं ना कहीं काम आएगा। एक एटम का बोलोगे तो यू, और तुम्हें पता है एक मोल का बोलेंगे तो ग्राम पर मोल, है ना। इसी यू को अगर मैं ग्राम्स कर दूं तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, तो ग्राम पर मोल, ठीक है। तो कॉपर के इतने एटम्स का मास निकाली तो होंगे कि नहीं, पहले मोल तो निकाल लो। 1 मोल का भार तो मुझे पता ही है, तो इसमें एटम्स में मोल कितने, तो मैं कहूँगी मोल का एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, दी गई संख्याएं, गिवन एंटिटीज, ठीक है, दी गई संख्या अपॉन एवोगेड्रो नंबर, ठीक है। अब जो दी गई संख्याएं हैं वो 10 की पावर 21 है ना, और एवोगेड्रो नंबर तो वही वो 6.02 × 10 की पावर 23 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, आ गया ये 1/602, है ना, इतने मोल है, ठीक है। तो बेटा तुम्हें 1 मोल का भार तो पता ही है ना, ग्राम प्रति मोल मतलब 1 मोल का भार इतना है। और तुम्हें अगर ऐसे नहीं करना तो फिर फॉर्मूला लगा के कर लो, अगर आप अटक रहे हो। वैसे तो देखो 1 मोल का भार इतने ग्राम है, तुम्हारे पास इतने मोल है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। और तुम्हें लगे कि नहीं मैं तो थोड़ा सिंपल तरीके से बताओ, तो मास अपॉन, वैसे तो ये एटम होना चाहिए था, कॉपर परमाणु हुआ ना Cu, तो एटॉमिक मास, मास ग्राम्स, ठीक है, एटॉमिक मास परमाणु भार। तब तुम कहोगे मोल तो 1/602 है, भार मुझे निकालना है, और कॉपर का परमाणु भार जो है वो मुझे पता है 63.5 ग्राम, ठीक है। तो भार निकाल दो 63.5/602, ठीक है, बस बैठ जाएगा।
क्लियर, जो भी आए वो ग्राम्स में हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या। 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम में कितने होंगे? तो मुझे एक चीज़ बताओ, N2 की बात करूँ, भार, चलो फॉर्मूले से चलते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोल बराबर भार बटे अणु भार। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन में N2 लेके चलो, 1 ग्राम में अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या। तो अणु होगा तभी तो परमाणु होगा, है ना। तो मैंने ले लिया कि भाई 1 ग्राम नाइट्रोजन, अणु भार तो 28 होता है, मोल आ गया। तो मोल तो आ गए इतने। अब बेटा 1 मोल नाइट्रोजन में अणु, N2 अपने आप में अणु है ना, तो 1 मोल में संख्याएं कितनी होती है? तो मैं कहूँगी 1 मोल में संख्याएं होती है 6.02 N2 10 की पावर 23, इतनी संख्याएं होती। अब आपको लगा अणु क्यों लिखा है? तो मैंने नाइट्रोजन को अणु माना था ना, अणु भार लिखा था ना 28, और इसलिए तो बोला नाइट्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो 1 ग्राम वजन दे दिया। अब ये खुद सारे अणु हैं तभी तो अणु पूछ रहा है ना। अगर मैं आपको कहूँ 100 ग्राम ये वजन है, इसमें कितने एप्पल होंगे, तो अगर मैं खुद बोल रही हूँ एप्पल है तो फिर एप्पल ही तो होंगे, 100 ग्राम एप्पल का ही तो वेट दिया है। सिमिलरली 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या, मतलब 1 ग्राम अणु है। अब वो नंबर बता दो तुम कितने अणु हैं, वजन दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई 1 मोल होता तो इतने होते। आपके पास तो 1 मोल है नहीं, आपके पास 1/28 मोल्स है। तो इतने मोल नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/28, इतने अणु हैं। ठीक है, इतने अणु हो गए। अब परमाणुओं की संख्या बता दो। तो बेटा 1 नाइट्रोजन अणु, सोचो 1 नाइट्रोजन अणु N2, तो 1 N2 में एटम तो 2 है ना, N2 N+N, 1 N2 में एटम कितने हैं? 2। तो मैं कहूँगी 1 नाइट्रोजन अणु में 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो 1 में 2 है, तुम्हारे पास जो है उसको दुगना कर दो, है ना। तो आपके पास टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? तो हम कहेंगे टोटल एटम्स बताना है ना, टोटल परमाणु बताने, तो जितने अणु हैं उसको दुगना कर दो। तो मैं कहूँगी 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/28 इंटू 2। ठीक है, ये जो है एटम्स हो जाएंगे। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक क्लास में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, कर लोगे। अब देखो ये तो सिंपल ही लग रहा है। ऑक्सीजन के 11.2 लीटर में मोल की संख्या निकालो। कर लोगे क्या? मुझे इसको होमवर्क में ही दे देना चाहिए तुम्हें। 11.2 लीटर में मोल ही तो बताने। तो मोल इक्वल्स टू क्या था? तो मैं कहूँगी मोल इक्वल्स टू दिया गया आयतन, है ना। मोल इक्वल्स टू दिया गया आयतन, और वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में, अपॉन, तो 1 मोल का तो मुझे पता है 22.4 लीटर। तो बेटा 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये तो आधा ही हो गया, हाफ मोल हो गया, हाफ मोल। बोलो, ये भी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, तो एक आध और देख लें। चलो एक आध और देख लेते। बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बताओ। आपको Ba का वजन दे दिया, क्लोरीन का वजन दे दिया। ठीक है, तो पहले तो मैं BaCl2 का अणु भार निकाल देती हूँ, है ना। BaCl2 का अणु, क्योंकि बाहर दिया है, अणु भार दे दे ताकि हमारा काम थोड़ा ठीक हो। तो हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड का अणु भार निकालना है ना, तो बेरियम का तो 137 है, क्लोरीन का 35.5 है, मल्टीप्लाई विथ 2, तो 137 प्लस 71, तो बोलो 170 और 200 और 208 ही तो हुआ। तो मैं कहूँगी अणु भार तो 208 है। ठीक है, अब क्या करो, तो अब आप निकालो मोल। तो देखो 2.08 मोल, क्या दिया गया भार? 2.08 अपॉन अणु भार 208, तो मोल आ गए क्या? मोल कितने आ गए? तो मैं कहूँगी 1/100 यानी 10 की पावर -2। ठीक है,
अब ये कह रहा है क्लोरीन एटम्स की संख्या बताओ। BaCl2 में क्लोरीन कितने हैं? तो बच्चे ध्यान से सुनो, एक बेरियम क्लोराइड की बात करूँ, सिर्फ एक अणु उठाया मैंने, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। एक सूत्र, एक Ba क्लोराइड, एक यूनिट ले रही हूँ मैं, एक BaCl2, क्योंकि ये अणु भी नहीं है, परमाणु भी नहीं है, मतलब एक फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला यूनिट, आयनिक कंपाउंड है ना, तो फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये एक यूनिट ले ली मैंने, तो मैं कहूँगी एक बेरियम क्लोराइड में एक तो बेरियम है ना, बेरियम एटम कितना है? एक, और क्लोरीन एटम कितने हैं? 2। एक बेरियम क्लोराइड किसके बराबर है? या तो एक बेरियम होगा या 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है। तो अगर एक मोल होता बच्चे, एक मोल बेरियम क्लोराइड, तो फिलहाल मेरे से तो बात क्लोरीन की चल रही है ना इसकी, है ना। क्लोरीन की संख्या बताओ, तो देखो एक में 2 है, एक मोल बेरियम क्लोराइड होता तो क्लोरीन 2 मोल हो जाएंगे, 2 मोल क्लोरीन एटम है कि नहीं। एक BaCl2 में Cl कितना है? 2। Ba इसलिए लिखा क्योंकि मान लो Ba पे क्वेश्चन होता तो क्या करते? Ba 1, क्लोरीन 2। तो एक मोल बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन कितने हैं? 2 मोल। तो क्या तुम्हारे पास 1 मोल है? तो हम कहेंगे नहीं, हमारे पास तो ये 10 की पावर -2 मोल है, ठीक है। तो बच्चे 10 की पावर -2 मोल बेरियम क्लोराइड, इसमें क्लोरीन कितने होंगे? तो मैं कहूँगी 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल क्लोरीन एटम। तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल है, अभी भी संख्या नहीं आई है। तो संख्या में क्या ही है भाई, डजन लिखते हैं तब तक तो डजन चलेगा, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, और डजन हटाते ही 12 से मल्टीप्लाई कर लो। जब तक आपकी बात डजन में चल रही है, 100 डजन, ठीक है। अब ये 100 डजन नहीं बता एग्जैक्ट नंबर कितना है, तो तुम कहोगे 100 डजन भाई 1200 हो गया, 12 से गुणा कर ले। तो जब तक मोल चल रहा है, ठीक है। और अगर तुम कहो नहीं मोल हटाओ, एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो मोल हटा के मोल में होती कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे एवोगैड्रो कब काम आएगा, 1 मोल में एवोगैड्रो संख्या होती। तो बस, तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो आप कहोगे ठीक है भाई, इतना चल रहा था, 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल क्लोरीन, और संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 क्लोरीन एटम्स। और एग्जैक्ट सॉल्व कर लोगे तो 23 में से 2 कम हो गया, 21 हो गया, और 6.02 का डबल 12.04 इंटू 10 की पावर 21, ये फाइनल आंसर आपका बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चंस करा दूंगी, अब बनने तो लग जाएंगे, है ना। आप क्या करो, वीडियो पहले एक क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप ट्राई करो, बन गया तो वीडियो को आगे कर लो, है ना, और अगले क्वेश्चन पे जाओ, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप करो। बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन है, फिर भी नहीं बना तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आप बता दो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अभी तो ये लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डाल देंगे, ठीक है। 6 महीने बाद भी देखोगे तब भी कोई बात नहीं, तब 1 शॉट आएंगे, तब उसमें डाल देंगे। जो भी आपका डाउट हो उसको कॉपी पेस्ट कर लो, कितना ईजी आजकल, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक बने हुए हो मतलब सब सही चल रहा है, और सब सही चल रहा है तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। कुछ अच्छा लगे, हाँ मैडम मुझे समझ में आया, मेरा फ़ायदा हुआ, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, है ना, किसी का फ़ायदा ही हो रहा है, तो चलो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। शेयर करने में तो कोई वो है नहीं, कंजूसी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।